हेलो एवरीवन, वेलकम टू अव्यान आईएएस एकेडमी। मैं हूं अंजलि कौशिक और आज मैं फिर आपके लिए सी टेट की एक और वीडियो लेके आई हूं। कोर्स जो है हमारा वो कल से स्टार्ट हो चुका है। आज हमारा सेकंड लेक्चर है उसी कोर्स का, जो हम बहुत सीक्वेंसली चला रहे हैं। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं अपने सेकंड टॉपिक से, जो था प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। एंड इसी के साथ हम दूसरा टॉपिक भी आज कंसीडर करेंगे, विच इज़ इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटरी एंड एनवायरनमेंट। तो आज हमारे 3 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के टॉपिक, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, द फर्स्ट डेवलपमेंट का जो प्रिंसिपल अपना है वो है द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इसको हम बोल सकते हैं कि फ्रॉम वॉर्म टू टॉम। इसको हम वॉर्म टू टॉम के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि इट सेज कि डेवलपमेंट जो है वो कॉन्टिन्यूस है। जब एक बच्चा प्लासेंटा के थ्रू अटैच होता है अपनी मदर की वॉर्म में, एंटिल वो डेथ तक नहीं पहुंच जाता, तब तक जो कॉन्टिन्यूटी चलती रहती है डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट धीरे धीरे, कभी कभी धीरे होती है, कभी रैपिड फेज पे होती है। जैसे टीनेज की अगर हम बात करें तो टीनेज पे जो हमारी डेवलपमेंट है वो काफ़ी रैपिडली होती है। सिमिलरली अगर हम थोड़ी ओल्ड एज में आएंगे तो थोड़ा लो होगी। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो धीरे धीरे ग्रो करती रहती हैं। अब डेवलपमेंट का मतलब मैं सिर्फ ग्रोथ से ही नहीं कर रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको कल बताया भी था कि ग्रोथ और डेवलपमेंट इंटरचेंजेबल नहीं है। अगर हम ग्रोथ की बात करेंगे तो आफ्टर द अडल्टहुड आपकी जो ग्रोथ है वो नेगेटिव हो जाती है, जो बॉडी है वो डीजनरेट होने लग जाती है। लेकिन डेवलपमेंट हमारी फिर भी चलती रहती है। डेवलपमेंट कैसे चलती है? क्योंकि डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों है। तो इसमें क्या होता है कि मे बी एक जो ओल्ड एज पर्सन है वो साइकोलॉजिकली हमसे ज़्यादा डेवलप्ड हो। वो अगर हम फिजिकली उसे देखेंगे या हम ग्रोथ के पर्सपेक्टिव पे उसे देखेंगे तो वो डिजनरेटिव फेज में होगा। लेकिन अगर हम साइकोलॉजिकली और एक्सपीरियंस के पर्सपेक्टिव पे उसे देखेंगे या नॉलेज के पर्सपेक्टिव पे उसकी डेवलपमेंट को देखेंगे तो वो यूजुअली हमसे ज़्यादा ही होती है। हेंस तो जो डेवलपमेंट है वो हमारी वॉर्म टू टर्म काम करती है, नॉट टिल अडल्टहुड और समथिंग लाइक दैट, जैसे ग्रोथ काम करती है। अब हम सेकंड प्रिंसिपल पे अपने पे आएंगे। तो जो सेकंड प्रिंसिपल है चाइल्ड डेवलपमेंट का, विच सेज प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब इंडिविजुअल डिफरेंसेस से आप क्या समझते हैं? इंडिविजुअल डिफरेंसेस से हमारा मतलब ये है कि जो पर्सन टू पर्सन, इंडिविजुअल का मतलब एक पर्सन एंड डिफरेंसेस का मतलब अलग अलग। तो इट सेज कि एक पर्सन और जो दूसरा पर्सन है उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल डिफरेंस। जो भी इधर हमारा डिफरेंस है, ठीक है, ये इसकी टर्म है। अब इससे हम क्या समझेंगे कि जो डेवलपमेंट है वो हर पर्सन में सेम टाइम पे नहीं होती। कुछ लोगों में जल्दी होती है, कुछ लोगों में बाद में होती है। इंसान अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से या जैसे उसकी जेनेटिक डिस्पोजिशन है, जिस हिसाब से उसको एनवायरनमेंट मिल रहा है या जिस हिसाब से उसे एजुकेशन प्रोवाइड करी जा रही है, बच्चा उसी हिसाब से धीरे धीरे खुद को डेवलप करता है। इवन अ पर्सन इसी तरीके से खुद को थ्रू आउट द लाइफ डेवलप करता है। और दो लोगों की सराउंडिंग्स कभी भी सेम नहीं हो सकती। इस वजह से डेवलपमेंट में जो है एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस का भी लॉ है कि हर पर्सन अपने पेस पे अपने हिसाब से डेवलप करेगा। किसी का बच्चा जल्दी चीज़ें सीख जाता है, किसी का बच्चा लेट सीखता है, तो उसे हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अंडर कंसीडर करेंगे। देन देर इज प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डरली डेवलपमेंट। अब ऑर्डरली डेवलपमेंट आपको क्या बताएगी कि जो प्रिंसिपल है डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट कैसे काम करती है। डेवलपमेंट हमारा मेजरली काम करती है जनरल टू स्पेसिफिक, जिसे हम बोलते मतलब जनरल टू स्पेसिफिक, ऐसे हमारी डेवलपमेंट काम करती है।
पहले हम जनरल चीज़ें सीखते हैं, फिर हम उसके बाद स्पेसिफिक चीज़ें सीखना चालू कर देते हैं। जनरल चीज़ें का मतलब है कि हमने एक नॉर्मल कोई जेस्चर सीखा है, या हमने वॉकिंग सीखी है, या हमने टॉकिंग की कोई जनरल ABCD या कुछ भी ऐसा सीखा है जो एक बहुत जनरल टर्म है। देन हम स्पेसिफिक पे जाते हैं, मतलब उसके बाद हम उन चीज़ों को प्रोसेस करके या उन पे मास्टरी हासिल करके हम स्पेसिफिक चीज़ों पे चले जाते हैं। जैसे अगर हम हैंड मूवमेंट्स और पोस्चर चीज़ें सीखते हैं तो पहले हमें जनरल चीज़ें सीखते हैं, उसके बाद हम स्पेसिफिक की अगर बात करें तो डांस, स्पीकिंग अबाउट द डांस। जनरल आपका क्या हो गया कि वॉकिंग, टॉकिंग या फिर हैंड जेस्चर या लेग जेस्चर हर किसी को आते हैं, लेकिन हर किसी को डांस नहीं आता। तो जो जनरल था हमारा वो हमारे नॉर्मल जेस्चर्स थे। देन स्पीकिंग अबाउट द स्पेसिफिक, जो हमने एक चीज़ सीखी है जो डिफरेंट है, मतलब स्पेसिफिक है बिल्कुल, डांस हर किसी को नहीं आता इस तरीके से। तो हमेशा जो डेवलपमेंट है वो जनरल टू स्पेसिफिक होती है। पहले बच्चा आपके बेसिक सीखेगा जो हर किसी को आते होंगे, उसके बाद वो चीज़ें मॉडिफाई होकर आपकी स्पेसिफिक चीज़ों में कन्वर्ट हो जाती हैं। देन देर इज प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। यूनिफॉर्म पैटर्न का मतलब क्या है कि हर जो है, मतलब हर जो ह्यूमन है वो एक सेम पैटर्न फॉलो करता है। सेम पैटर्न इन द सेंस कि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होता कि वो बैठने से पहले या वो खड़े होने से पहले चलना सीख लेगा। तो देर विल बी एन ऑर्डर कि पहले वो स्टैंड करेगा, देन द चाइल्ड विल वॉक, राइट। तो ये हमारा क्या हो गया, एक स्पेसिफिक पैटर्न है, एंड आफ्टर वॉक मे बी he'll रन और श्योरली द चाइल्ड विल रन। तो ये हमारा क्या होगा, ऑर्डरली डेवलपमेंट है। अगर आप बच्चे को पहले ABCD सिखाओगे, इसका एक और एग्जांपल अगर आपको मैं बताऊं, तो अगर उस बच्चे को आप ABCD सिखाओगे तो उसी के बाद वो कल को आपका वर्ड बना पाएगा, राइट। ये एक ऑर्डर है कि उसे पहले ABCD पता होनी चाहिए, उसके बाद उसे वर्ड बनाना आएगा, अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इस ऑर्डर से हर ह्यूमन, मतलब हर ह्यूमन को पास होना ही पड़ेगा इस स्टेज से, और यूनिफॉर्म पैटर्न में होना पड़ेगा। कोई भी ये चीज़ वर्ड बनाना पहले नहीं सीख लेगा जब तक उसे ABCD नहीं आती। देन हमारा फिफ्थ लॉ जो है, फिफ्थ लॉ हमारा बोलता है इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरिडिटी क्या होती है, जहाँ बात होती है, हेरिडिटी बेसिकली वो चीज़ें हैं या वो ट्रेट्स हैं हमारी जो हम अपने मदर या फादर से इनहेरिट करते हैं, जो हमें उनसे मिलती हैं, जो बायोलॉजिकली हमें मिलती हैं, स्टैटिक होती हैं, हमारे जीन्स उन्हें कंटेन करते हैं। तो वो हमारा हेरिडिटी के अंदर आता है। जैसे हमारा आई कलर, हेयर कलर, स्किन कलर, ये सारा, हाइट वगैरह, सारे जितनी भी बायोलॉजिकल चीज़ें हैं वो मोस्टली इसमें कंसीडर होती है। देन देर इज़ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट की अगर बात करें तो एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ हमें सराउंड करती हैं, आइदर दे आर नॉन लिविंग, आइदर दे आर लिविंग, वो सब हमारा एनवायरनमेंट के अंदर आता है। अब ये लॉ, ये वाला लॉ क्या बोलता है कि प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, विच सेज कि एक पर्सन प्रॉपर मतलब हेरिडिटी के थ्रू भी नहीं बन पाएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत एनवायरनमेंट का रोल प्ले होता है, थोड़ा बहुत क्या, दोनों का इंटरेक्शन ही हमेशा चलता है। अगर एक बच्चा बायोलॉजिकली, उसके फादर बहुत इंटेलिजेंट है और उसकी मदर भी बहुत इंटेलिजेंट है, तो ऑब्वियसली बच्चे के अंदर वही इंटेलिजेंस वाले जीन्स हैं। लेकिन देन स्पीकिंग अबाउट द एनवायरनमेंट, सपोज इसी बच्चे को एक एनवायरनमेंट अच्छा नहीं मिला, मदर फादर ज़रूर उसके इंटेलिजेंट थे, बट आफ्टर दैट जो एनवायरनमेंट था वो उसका सूटेबल नहीं था उसकी ग्रोथ के लिए, या उसके जो फुलफिल डेवलपमेंट होती है उसके लिए। देन व्हाट हैपन वाज कि वो जो बच्चा है वो इंटेलिजेंट होगा, अगर उसको अपना इंटेलिजेंस दिखाने का मौका ही नहीं मिला है या वो खुद को डेवलप ही नहीं कर पा रहा है, तो ऑब्वियसली वो नहीं होगा। तो हेंस अगर हेरिडिटी उसके पास है भी, स्टिल द एनवायरनमेंट इज एक्टिंग ऑन इट। देन स्पीकिंग अबाउट द एनवायरनमेंट ओनली, जैसे हम बात करते हैं कि क्या बच्चा प्रॉपरली एनवायरनमेंट के थ्रू बनेगा, नहीं, वो भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर कोई बच्चा है, उसकी हेरिडिटी में अगर हम बोलें कि उसकी हाइट, सपोज हाइट है बच्चे की, तो उसको हम एक लिमिट तक
यहाँ पे क्या होती है कि हेरिडिटी एक लिमिट सेट कर देती है। जैसे अगर कोई किसी के माँ बाप बहुत शॉर्ट हाइट के हैं, मम्मी पापा अगर बहुत शॉर्ट हाइट के हैं, तो जो बच्चा है वो एवरेज से ज़्यादा क्रॉस नहीं कर पाएगा। हेरिडिटी ने उसे ऑलरेडी एक लिमिट दे दी है कि इवन दो वो बास्केटबॉल खेल ले, कुछ भी कर ले, कितना ही वो बच्चा लटक ले, कितना ही कॉम मतलब आप वो जो मल्टीविटामिन्स मिल्क वगैरह फ्लेवर्ड आते हैं, आप कितना ही कुछ भी कर लें, वो एवरेज हाइट से ऊपर नहीं जाएगा। तो एनवायरनमेंट उसका ठीक था, एनवायरनमेंट उसको पूरा अच्छा मिला है, लेकिन हेरिडिटी ने इधर अपना रोल प्ले करा है एक लिमिट सेट करने में कि इससे ऊपर ये चीज़ नहीं हो पाएगी। हेंस जो किसी भी बच्चे की या किसी भी ह्यूमन की डेवलपमेंट है, वो टोटली डिपेंडेंट है हमारा ऑन द इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ये टॉपिक अभी आगे हम बहुत अच्छे से भी कवर करेंगे, तो अभी के लिए इसे यहीं रैप अप करती हूँ और नेक्स्ट लॉ पे हम चलते हैं। अब स्पीकिंग अबाउट द नेक्स्ट लॉ, जो है आपका प्रिंसिपल ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग। मैचुरेशन एंड लर्निंग मैंने कल के सेशन में आपको पढ़ाई है, तो कुछ तो आपको, अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है तो ऑब्वियसली आपको कुछ हद तक याद भी होगी। अब इसके अंडर क्या होगा, इसके अंडर क्या होगा कि मैचुरेशन और लर्निंग के अंडर ये होगा कि ये दोनों हमेशा उधर होंगी जहाँ डेवलपमेंट है, और दोनों हमेशा इंटरेक्ट करती रहेंगी एक दूसरे से। मैचुरेशन होगी तो लर्निंग होगी, मैचुरेशन अच्छी होगी तो लर्निंग भी अच्छी होगी, मैचुरेशन अच्छी नहीं होगी तो हमारी लर्निंग भी अच्छी नहीं होगी। चीज़ें इसी तरीके से थ्रू आउट द टाइम अगर इंटरेक्ट करती रहेंगी तभी वो एक डेवलपमेंट का पार्ट बनेंगी। तो द प्रिंसिपल ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द सेक ऑफ development. Then there is a principle of differentiation, then there is a principle of differential development. डिफरेंशियल डेवलपमेंट का मतलब आपका ये है कि जेंडर के हिसाब से, जैसे कल मैंने आपको लाइफ साइकिल पढ़ाई थी, मतलब जो ह्यूमन डेवलपमेंट की लाइफ साइकिल थी वो मैंने आपको पढ़ाई थी, उसमें डिफरेंशियल डेवलपमेंट का मैंने आपको बताया था कि जो फीमेल्स हैं उनके अंदर मेच्योरिटी कंपेरेटिवली टू बॉयज़ जल्दी आ जाती है, लाइक दे 11 to 13। एंड व्हेन स्पीकिंग अबाउट द मेल्स, उनमें जो टीनेज है उसका स्टार्ट हो जाता है अराउंड 12 to 14। तो ये जो है ये डिफरेंशियल डेवलपमेंट है कि मेल और फीमेल की डेवलपमेंट अलग अलग तरीके से हो रही है। मतलब उनका एक पर्टिकुलर एज मतलब सेट है कि किस हिसाब से उन्हें डेवलप करना है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट डेवलपमेंट हो रही है, एक की पहले हो रही है एक की बाद में हो रही है। तो ये चीज़ें सिमिलरली अगर आप इमोशंस वगैरह की बात करें या आप अग्रेशन वगैरह की बात करें, तो इसमें भी जो मेल और फीमेल हैं वो कुछ हद तक जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड होते हैं, और वो भी डिफरेंशियल डेवलपमेंट का ही पार्ट हैं। क्योंकि एज पर द रिसर्च जो फीमेल्स हैं वो इमोशनली ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं और वो जल्दी उस चीज़ों को लेके थोड़ा डेवलप कर जाती हैं। सिमिलरली इफ़ वी टॉक अबाउट मेल्स, तो वो थोड़ा जो प्रोसीजरल सेटिंग है, लाइक कुछ मैकेनिकल काम हो गया या कुछ गाड़ी वगैरह हो गया, वो उनको लर्न बहुत ईजिली कर लेते हैं, उनकी जो कैपेबिलिटी है वो इनको लर्न करने की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। फीमेल इज़ मोर इमोशनल एंड मोर व्हाट वी कॉल कि इमोशनली जल्दी फीमेल्स जो हैं वो डेवलप कर जाते हैं कंपेयर टू बॉयज़। देन स्पीकिंग अबाउट द लास्ट प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट विच सेज द प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेटेड डेवलपमेंट। इंटर रिलेटेड डेवलपमेंट का मतलब ये है कि जैसा मैंने आपको कल बताया कि डेवलपमेंट बहुत तरीके की होती हैं। आपकी सोशल होती है, मतलब आपकी सोशल होती है, देन देयर इज़ बायोलॉजिकल, देन देर इज़ इन, मतलब बहुत टाइप की आपकी डेवलपमेंट होती है। तो ये सारी जो है ये इंटर रिलेटेड है, ये इसके ऊपर इफेक्ट डालेगी, ये इसके ऊपर इफेक्ट डालेगी, और इस तरीके से आपका इंटरेक्शन इफेक्ट के थ्रू ये चीज़ें चलती रहेंगी। अगर एक भी काइंड ऑफ डेवलपमेंट जो हमने जैसे कल पढ़ी थी, इनमें से कोई एक भी डेवलपमेंट अगर हिंडर होती है तो हमारी ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। सो जो डेवलपमेंट है वो हर टाइम पे इंटर रिलेटेड रहेगी। अगर बच्चा डेवलप करेगा तो वो फिजिकली भी करेगा, कॉग्निटिवली भी करेगा, इमोशनली भी करेगा, और
बायोलॉजिकली भी करेगा और सोशली भी करेगा, ना कि वो सिर्फ एक पर्सपेक्टिव पे पूरा डेवलप कर जाएगा और दूसरे पर्सपेक्टिव पे वो बिल्कुल नील रह जाएगा। तो ये जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट हमेशा हमारी इंटररिलेटेड होती है, सारे पर्सपेक्टिव साथ में चलते हैं, सोशल, साइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव, सब साथ चलता है। ये हमारा आज का एक टॉपिक था विच सेज की प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। अब एक चीज़ मेरे को और बोलनी थी कि मे बी मैंने जो सिलेबस अभी कैरी कर रखा है वो मैंने पीआरटी का मैं आपको शो कर रही हूँ, लेकिन ये जो लेक्चर्स जितने भी हैं वो पीआरटी के लिए नहीं, वो टीजीटी के लिए भी आपके सूटेबल हैं, कॉज आई एम प्रोवाइडिंग दैट मच डिटेल टू यू कि आप टीजीटी लेवल के क्वेश्चंस भी आंसर कर सकते हैं, तो ये लेवल 2 वाले लोग भी इसे देख सकते हैं। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है हमारा इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। अब हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का उधर हमने एक लॉ पढ़ा है कि देयर विल ऑलवेज बी इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ना तो हेरिडिटी अकेले डेवलपमेंट करा सकती है बच्चे की, ना ही इन्वायरमेंट अकेले करा सकता है, दोनों का रोल प्ले है, दोनों का इंटरेक्शन है। इंटरेक्शन मतलब दे विल इंटरेक्ट, अगर एक भी चीज़ वहाँ से जाती है तो अदर विल कोलैप्स, वो साथ में ही रिलाई कर सकते हैं। तो हम अब आगे चलेंगे। हेरिडिटी, हेरिडिटी को हम क्या बोलते हैं? हेरिडिटी ऑल्सो कॉल एज इनहेरिटेंस और बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस इज द पासिंग ऑन ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का मतलब चाइल्ड। तो हेरिडिटी में हमने जैसे इसकी अभी डेफिनेशन देखी कि हेरिडिटी इज बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस इज द पासिंग ऑन ऑफ द ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, राइट? जो माँ बाप से बच्चों को मिल रहा है या जो ट्रेट्स उसे मिल रही है उन्हें हम हेरिडिटी बोलते हैं। सिमिलरली हेरिडिटी की जो स्टडी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। जेनेटिक्स हम इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट है हेरिडिटी की, जो कुछ ऐसी दिखती है, जो कुछ ऐसा दिखता है, क्रोमोसोम के ये जो एरिया होता है इस पे हमारे जीन्स होते हैं जिनमें हेरिडिटी कंटेन होती है, जिनको हम जीन्स बोलते हैं। ये पूरा हमारा डीएनए से मिल के बना हुआ होता है, वो ज़्यादा डीप में हम नहीं जाएंगे। ऑल यू हैव टू नो राइट नाउ इज कि एक क्रोमोसोम होता है जो कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है? इसको हम बोलेंगे क्रोमोसोम। क्रोमोसोम, अब क्रोमोसोम हमारे जीन्स को कंटेन करता है, और यही मैं आगे आपके लिए एक वो भी दिखाऊंगी, जो मैंने एक पिक्चर इसमें स्लाइड में डाली हुई है आपको शो करने के लिए कि क्रोमोसोम्स यूजुअली कैसे दिखते हैं। और यही जो है हमारा जीन्स को कंटेन करता है। जीन्स जो है वो हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट है हेरिडिटी की, और हम इसको एक यूनिट ऑफ हेरिडिटी भी बोलते हैं। और ये क्रोमोसोम के इधर होता है, इधर वो कंटेन करके रखता है, आर्म्स पे। देन जो कंप्लीट सेट ऑफ जीनोम का होता है, अब हम बताएंगे कि जीनोम क्या होता है। देखो, जीनोम इज बेसिकली नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन अ स्पीसीज। जीनोम ही हमारी स्पीसीज को डिफाइन करेगा। हमारे जो, जैसे हम ये बता सकते हैं कि पहले जो एप्स थे या मंकीज थे उनको हम अपने पूर्वज मानते हैं। रीज़न, रीज़न क्या है उसका? जीनोम सेट, कहीं ना कुछ चेंज हुआ है, कैसे हुआ है, जो उनका सबसे ज़्यादा रिसेंबलिंग जो सेट है जीनोम का, वो हमसे रह चुका है। इस वजह से हम उसे क्या मानते हैं कि वो हमारे पूर्वज थे, वो हमसे काफ़ी ज़्यादा रिसेंबलेंस में उनका जीनोम सेट है। जीनोम सेट हमेशा आपकी स्पीसीज को डिफाइन करेगा। एक ह्यूमन है, ह्यूमन का जो जीनोम सेट है वो है आपका 46 क्रोमोसोम, राइट? 46 क्रोमोसोम एंड इज इक्वल टू 23 पेयर्स। ये आपका जीनोम सेट है एक ह्यूमन का। लेकिन अगर हम बात करें मंकी का, तो मंकी का इससे डिफरेंट होगा। स्पीकिंग अबाउट द डॉग और कैट, उसका भी इससे डिफरेंट होगा। तो एक स्पीसीज का जो जीनोम सेट है वो सेम रहता है। जीनोम सेट सेम रहने का मतलब ये नहीं है कि उसके जीन सेम रहते हैं। इट मीन्स कि
सेट यही रहता है, एवरी ह्यूमन विल हैव 46 क्रोमोसोम विच विल इक्वल टू 23 पेयर्स। क्रोमोसोम्स जो है वो कभी सिंगली एग्जिस्ट नहीं करते, दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, दैट्स वाई हम इसको पेयर में भी बताएंगे कि 23 पेयर्स, जिसमें आपके 23 पेयर्स की अगर हम बात करें तो 23 पेयर्स में आपके जो 22 पेयर्स होते हैं वो आपके होते हैं ऑटोसोम्स। ठीक है, वो आपके होते हैं ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स मतलब ये एक बेबी की या एक ह्यूमन की ट्रेट्स को डिफाइन करते हैं, बाल का कलर, आंखों का कलर, स्किन का कलर, ये सारा ये डिफाइन करते हैं। देन एक हमारा अलग पेयर होता है, सिंगल पेयर, वो हमारा होता है सेक्स क्रोमोसोम्स जिसको हम बोलते हैं। ये किस में हेल्प करेगा? ये जो एक पेयर आपका है ये आपका हेल्प करता है जेंडर डिटर्मिनेशन में। बच्चे का जेंडर क्या होगा, या हम इसको सेक्स डिटर्मिनेशन भी बोलते हैं, वो आपका ये वाला सेट डिफाइन करता है। ये वाला सेक्स डिटर्मिनेशन का जो एक प्रॉपर तरीका है वो मैं आपके आपके आगे एक्सप्लेन करूंगी। तो अभी आपके लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है कि 23 पेयर्स टोटल होते हैं जो इक्वल होते हैं 46 क्रोमोसोम के, और 23 पेयर्स होते हैं जो इक्वल होते हैं आपके 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं, 22 उसमें से ऑटोसोम्स होते हैं, और एक पेयर जो आपका होता है वो आपका सेक्स क्रोमोसोम का होता है। देन अगर हम बात करें, इसी चीज़ को हम एक ह्यूमन का जीनोटाइप या जीनोम बोलते हैं, जीनोम सेट बोलते हैं। अब हम आगे बात करेंगे फिनोटाइप की। व्हाट इज फिनोटाइप? फिनोटाइप इज समथिंग जिसको हम ऑब्जर्व कर सके। जीनोटाइप तो चलो ठीक है, पर क्या हम किसी एक इंसान जो हमारे सामने अभी बैठा हुआ है हम उसके जीन्स को गिन, जीनोम सेट को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। इट कांट बी ऑब्जर्वेबल। उसके पास कौन सी ट्रेट है कौन सी ट्रेट नहीं है उसके जीनोम में, हम नहीं देख सकते, राइट। लेकिन फिनोटाइप इज समथिंग जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे हाइट हो गई, अब बच्चे की जो हाइट है एज पर द जीन्स जैसी सेटअप है वैसी है, लेकिन अभी वो सामने हमें कितना दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, उसका कलर हमें सामने कैसा दिख रहा है, तो विच इज ऑब्जर्वेबल। ऑब्जर्वेबल ट्रेट हमारी जितनी भी होंगी एक ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर में या स्ट्रक्चर में, उसको हम फिनोटाइप बोलेंगे। फिनोटाइप विच कैन बी सीन फिजिकल, जीनोटाइप विच इज प्रेजेंट इन जीन्स ओनली। जैसे अब अगर हम जीन की बात करें तो दो टाइप के जीन होते हैं, एक डोमिनेंट होता है एक रिसेसिव होता है। मैं आपके लिए एक एक्स्ट्रा बोर्ड आप ले लेती हूँ इधर। हम्म। अभी अगर हम बात करें कि जीन्स की, जहाँ हम बात करते हैं तो जीनो, जैसे अभी मैंने पेयर होता है, ठीक है, पेयर ऑफ क्रोमोसोम में आपके दो क्रोमोसोम एग्जिस्ट करते हैं, राइट। ये आपका पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। अभी क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो भी दो टाइप के होते हैं। वन कैन बी डोमिनेंट, एक आपका होता है डोमिनेंट, और दूसरा आपका होता है रिसेसिव। ठीक है, ये सिर्फ आपको नॉलेज पर्सपेक्टिव से मैं बता रही हूँ, सो दैट आपको पता चले सके कि जीनोटाइप फिनोटाइप हमारा डिफरेंट क्यों होता है। ये डिपेंड हमारा इन चीज़ पे करता है। जो हमारा डोमिनेंट टाइप ऑफ क्रोमोसोम होता है वो हमेशा विजिबल होता है, विजिबल होता है ट्रेट में। मतलब अगर आप फिजिकली उसको देखेंगे तो डोमिनेंट टाइप ऑफ जो आपका क्रोमोसोम है वो विजिबल होगा, आप उसको ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। और रिसेसिव वाला जो होगा वो आपका जीनोटाइप में होगा, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं होगा, तो आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ठीक है, ये इनविजिबल होता है काइंड ऑफ, ये आपका इनविजिबल हो जाएगा, एग्जिस्ट करेगा लेकिन आपको प्रॉपर दिखेगा नहीं, तो उसको हम क्या बोल देंगे? इनविजिबल। अब इनविजिबल का मतलब ये नहीं है कि वो नहीं है, इट मीन्स कि वो
रिसेसिव है। रिसेसिव वो होता है जो खुद को एक ट्रेट में एक्सप्रेस नहीं करता। जैसे अगर हम बात करते हैं किसी की आईज के कलर की, सपोज 2 क्रोमोसोम का उसके पास सेट है, एक क्रोमोसोम आपका ये बोलता है कि बच्चे का जो आई कलर है वो ब्लैक होना चाहिए, मतलब आपका ब्लैक होना चाहिए। देन देयर इज अदर जीन प्रेजेंट इन अ क्रोमोसोम विच सेज कि जो आई कलर है वो आपका ब्राउन होना चाहिए। तो यहाँ से डिटर्मिनेशन होगा आपका आई कलर का, और जो भी इसमें डोमिनेंट होगा, सपोज हम बोल दें कि ब्लैक वाला आपका आई कलर का जीन जो है वो डोमिनेंट है आपकी हेरिडिटी में, जो आपको मिल रहा है उसमें वो वाला डोमिनेंट है, तो आपका आई कलर जो है वो ब्लैक हो जाएगा। देन स्पीकिंग अबाउट द ब्राउन, अब क्या हुआ कि ब्राउन वाला हमारे यहाँ पे क्या हो गया, रिसेसिव हो गया। ये खुद को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, ब्लैक के सामने ये खुद को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, तो बच्चे का आंखों का कलर क्या हो गया, ब्लैक हो जाएगा। सिमिलरली अगर ये वाला जीन आपका डोमिनेंट है तो बच्चे का आंखों का कलर ब्राउन हो जाएगा। जो भी डोमिनेंट है वो कलर आपको देखने को मिलेगा, आइदर ब्लैक, ब्राउन, ब्लू, ग्रीन, जो भी आई कलर डिसाइड होगा वो इसी चीज से डिसाइड होगा कि जो डोमिनेंट जीन है, जो डोमिनेंट है वो कौन सा है। रिसेसिव खुद को कब एक्सप्रेस करेगा, सपोज यहाँ ब्लैक का जीन ही नहीं था, ब्लैक का जीन ही नहीं था, सपोज मदर और फादर दोनों के पास ब्राउन है, अगर हम जीन की बात करें आई कलर में, तो अभी क्या हुआ, ब्राउन वाला अपने पास रिसेसिव था और यहाँ पे भी दोबारा से ब्राउन आपका आ गया है, सपोज ये वाला भी आपका ब्राउन हो गया, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे ब्लैक तो है ही नहीं लेकिन कुछ तो कलर होगा आंखों का, तो यहाँ पे अपना जो इनविजिबल वाला है, जो रिसेसिव वाला जो आपका जीन था वो खुद को शो करेगा और बच्चे की आंखों का कलर आपका ब्राउन हो जाएगा। तो ट्रेड्स जो है वो ऐसे काम करती है, जेनेटिक जो है वो ऐसे काम करती है। दो पेयर होते हैं, दोनों पेयर में से कौन सा आपका डोमिनेंट है जीन वो आपका दिखेगा, और अगर डोमिनेंट जीन वहाँ पे नहीं है, सिर्फ रिसेसिव जीन्स हैं, तो रिसेसिव खुद को शो करेगा। बट अनटिल एंड अनलेस डोमिनेंट जीन उधर है, रिसेसिव जीन खुद के कैरेक्टरिस्टिक को कभी भी एक ह्यूमन उसमें शो नहीं कर पाएगा। अब वापस आ जाते हैं हम अपने इस पे, हेरिडिटी पे। हेरिडिटी के जो सबसे मेजर पायनियर अभी तक रहे हैं वो है हमारे जॉर्जर मेंडल, जिन्होंने मेंडल के लॉ भी दिए हैं। जेनेटिक इन्हीं से ही मेजरली स्टार्ट हुई है, इन्होंने ही बताया कि इनहेरिटेंस और हेरिडिटी किस तरीके से एक ह्यूमन में काम करती है। आगे हम इन्हें भी अभी पढ़ेंगे। तो अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। हेरिडिटी यहाँ से आपका बिल्कुल क्लियर हो गया है। अब हम नेक्स्ट स्टेज पे पढ़ेंगे, क्या, ह्यूमन जीनोम। पीछे ही मैं आपको समझा चुकी हूँ कि ह्यूमन जीनोम में क्या होता है। 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें से आपके जो 22 हैं, ये आपके जो इधर 22 हैं ये आपके किस में चले गए हैं, ऑटोसोम्स में, और ये जो आपका एक है जो डिटर्मिनेशन कर रहा है जेंडर का, वो आपके अंडर सेक्स क्रोमोसोम कंसीडर होते हैं। अब ऑटोसोम्स में भी क्या होता है कि कई बार जब जीन्स पास ऑन हो रहे होते हैं, जब वो प्रोसेस चल रही होती है, तो जीनोम बच्चों का चेंज हो जाता है थोड़ा बहुत, इसमें ना फ्लक्चुएशंस आ जाती हैं। इस वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं। जो डिसऑर्डर्स जीन्स के रीजन से एक बच्चे में होते हैं उन्हें हम जेनेटिक डिसऑर्डर बोलते हैं। ये किस रीजन से होते हैं कि या तो जीन्स जो है वो सही से रेप्लिकेट होके नहीं आया, मतलब बेसिकली प्रोसेस में थोड़ा फॉल्ट था जब जीन्स पास ऑन हो रहे थे, इस वजह से यहाँ पे जेनेटिक डिसऑर्डर को राइज दिया जाता है, मतलब राइज हो जाता है जेनेटिक डिसऑर्डर, बिकॉज जीन्स जो है वो ढंग से रेप्लिकेट या अच्छे से पास ऑन नहीं हो पाते, जो प्रोसेस है वो फॉल्टी हो जाती है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर में आपका फिनाइल क्यूटिनोरिया हो गया है, वो भी इसी के अंडर आता है। सब एक आपका डाउन सिंड्रोम होता है, वो भी रेप्लिकेशन के इशू की वजह से आता है। तो दैट्स हाउ थिंग्स वर्क। अभी स्पीकिंग अबाउट द नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है, लॉज ऑफ हेरिडिटी। अब जब हेरिडिटी के हम लॉ की बात करते हैं, कुछ लॉज हैं, जैसे फर्स्ट हमारा होता है, ये भी आपके जॉर्जर मेंडल ने ही दिए हैं। फर्स्ट लॉ हमारा होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सेज
ईच इनहेरिटेड ट्रेट्स इज डिफाइंड बाय अ जीन। जितनी भी ट्रेट आपकी इनहेरिटेड है वो एक जीन के थ्रू डिफाइंड होगी, जो मतलब जीन पेयर आपका होगा। अब जो पेरेंटल जीन्स हैं वो रेंडमली सेपरेट करेंगे, मतलब ऐसा कोई स्पेशल सिलेक्शन नहीं है, वो रेंडमली सेपरेट होते हैं और सेलेक्ट होते हैं। देन separated to the sex cell so that sex cell contain only one gene of the pair. Offspring therefore inherit one genetic allele from each parent when a sex cell unite in the fertilization. This says law of segregation basically says कि सपोज एक मदर के पास जो टोटल है बीइंग अ ह्यूमन, वो आपके कितने क्रोमोसोम थे, 46 क्रोमोसोम थे। लेकिन जब सेक्स सेल्स बनते हैं, सेक्स सेल्स का मतलब होता है ये वाला क्या कहते हैं, जो हमारा एग और स्पर्म जब क्रिएट होता है तो ये हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड मतलब इनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है विच इज 23। कितना? 23। 23 इधर से फीमेल का पार्ट आएगा, ठीक है। एंड देन स्पीकिंग अबाउट द मेल, तो 23 ही उधर से आएगा क्योंकि टोटल उसके पास भी कितने हैं, 46। ऐसे करके हमारे जो सेक्स गेमेट्स होते हैं, जो हमारे स्पर्म और एग होता है, वो इतना नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंटेन करता है। ओनली वन ऑफ देम, वो पूरा पेयर इनहेरिट नहीं करता। दिस इज व्हाट द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सेज, कि जो हमारे एग और स्पर्म होते हैं उनमें 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, नॉट पेयर्स। पेयर्स अभी ये सेल जब फर्टिलाइज होगा तो इधर कितना हो जाएगा टोटल, अगर ये सेल जब फर्टिलाइज होगा तब इधर टोटल ऑटोमेटिकली आपके 46 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, और उस हिसाब से आपका जो जीनोम सेट है वो अगेन ह्यूमन का सेट बन जाएगा। अगर वो टोटल टोटल इनहेरिट कर लेगा तो फिर तो वो जीनोम सेट ह्यूमन का रहेगा ही नहीं, वो कुछ और ही हो जाएगा। तो दैट्स वाई 23 क्रोमोसोम्स इधर से आएंगे, 23 क्रोमोसोम्स आपके उधर से आएंगे, मतलब 23 फीमेल से, 23 मेल से, एंड देन द ऑफ स्प्रिंग या जायगॉट जो भी बनेगा उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होंगे वो आपके 46 होंगे, जो एक ह्यूमन का जीनोम सेट है विच इज इक्वल टू 23 पेयर्स। क्लियर? अब हम आगे बात करेंगे सेकेंड लॉ की। सेकेंड लॉ जो हमारा जेनेटिक का है, सेकेंड लॉ स्टेट्स the law of independent assortment. Law of independent assortment says genes from different traits are sorted separately from one another so that the inheritance of one trait is not dependent on the inheritance of other. Assortment क्या होता है, हम बोलते हैं हमने चीज़ें सॉर्ट कर ली, हमने चीज़ों को अलग अलग कर लिया, हमें ये करना, चीज़ें क्लियर हैं, कोई भी चीज़ किसी और चीज़ को अफेक्ट नहीं करेगी, वो सॉर्टेड हो गई है, ऐसे हम बोलते हैं। अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बेसिकली सेज कि सपोज किसी बच्चे का आई कलर जो है वो ब्राउन है, वो उसकी ट्रेट है, लेकिन इससे ये डिफाइन नहीं हो सकता कि उसका हेयर कलर भी ब्राउन ही होगा। दोनों सेपरेट ट्रेट्स हैं, दोनों सेपरेट जीन्स पे एक्ट करेंगी और दोनों अपने हिसाब से अलग अलग मतलब अलग अलग इनहेरिट होंगी। ये नहीं है कि अगर आई कलर ब्राउन है तो बालों का कलर ब्राउन होगा ही, या स्किन गोरी है तो बालों का कलर ब्राउन होगा भी। कुछ रिलेशन नहीं है दोनों तीनों ट्रेट्स में, कुछ भी रिलेशन नहीं है। वो सारा क्या है, इंडिपेंडेंटली एक्ट कर रहा है। हो सकता है आई कलर ब्राउन हो बट उसके बाल ब्लैक हो जाएं, हो सकता है कि हेयर ब्लैक हो लेकिन उसका स्किन कलर डार्क हो जाए, या हो सकता है कि स्किन कलर डार्क हो उसका हेयर कलर ब्राउन हो जाए। सब इंडिपेंडेंट है। तो ये आपका क्या बोलता है, द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। हर कोई जो अपनी ट्रेट है वो जीन पे अलग अलग है, उसका दूसरी वाली ट्रेट से कुछ लेना देना नहीं है, ना इधर उसके पास ऑन में ना उसके शो होने में। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका आई कलर का जो जीन है वो डोमिनेंट है तो ऐसा हो जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आई कलर वाला सिर्फ आई कलर डिसाइड करेगा, देन स्किन कलर वाला सिर्फ स्किन कलर डिसाइड करेगा, एंड स्पीकिंग अबाउट द हेयर कलर, तो हेयर कलर भी आपका अलग डिसाइड करेगा। तीनों में कोई भी लिंक नहीं है इन शॉर्ट। देन द लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस वही है जो मैंने आपको बताया कि एन ऑर्गेनिज्म विद एन अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन विल एक्सप्रेस द फॉर्म दैट इज डोमिनेंट। अभी मैंने पीछे आपको डोमिनेंट
जीन और रिसेसिव जीन के बारे में बताया है। तो हेयर इट कम्स द थर्ड लॉ, जो कहता है कि अगर जो जीन डोमिनेंट है वही आपका शो करेगा उस पर्टिकुलर ट्रेट का, अदर वो जीन वहां पर नहीं है। देखो जीन तो दोनों ही होंगे, अगर में मतलब स्पीकिंग अबाउट द व्हाट वी कॉल जीनोम सेट, तो आपके जीन तो दोनों ही होंगे। हाँ, तो जीन तो इधर आपके दोनों ही होंगे। लाइक जो मदर सेल है और जो फादर सेल है उससे जीन तो दोनों ही आएंगे, बट इट डिपेंड्स कि कौन से वाले आ रहे हैं। अगर ये वाला डोमिनेंट आ गया और ये आपका ब्लैक आई कलर का था, ठीक है, अभी ये वाला रिसेसिव है और ये आपका ब्राउन आई कलर का है, तो बच्चे की आई यहाँ पे अगर हम डिफाइन करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ये डोमिनेंट है और ये कौन सा है, ब्लैक, राइट। अब ये वाला अपना रिसेसिव है और ये कौन सा है, ब्राउन, तो यहाँ पे बच्चे का जो आई कलर होगा वो हमेशा ब्लैक होगा, ठीक है। अब सपोज अगर अपना ये वाला जीन डोमिनेंट हो जाए, ठीक है, ये हमारा डोमिनेंट है और ये कौन सा हो गया अपना, ब्राउन वाला, ठीक है। अभी हमने ये प्लस करा, जो डी है आपका ये वाला जो है ये हमारा हो गया आपका रिसेसिव, ठीक है, और ये जीन कौन सा है आपका, ब्लैक का, तो यहाँ जो है वो बच्चे का आई कलर जो होगा वो आपका ब्राउन होगा। अब अगेन दोनों ही रिसेसिव आपके आ रहे हैं, ये भी आपका रिसेसिव है, ज़्यादा खुद मतलब जीन पीछे से पास ऑन हो रहा है, विच सेज ब्राउन, ठीक है, ब्राउन को ये हम अभी रिसेसिव लेके चलेंगे, प्लस अनदर रिसेसिव ट्रेट जो आपका है ब्राउन। यहाँ पे क्या होगा, जो आई कलर होगा वो क्या हो जाएगा आपका, ब्राउन, क्योंकि यहाँ पे तो उसके पास डोमिनेंट प्रेजेंट ही नहीं है, उसे दोनों साइड से एक रिसेसिव जीन ही मिला है, बट इनमें भी एक कंपेरेटिव होता है तो उस हिसाब से वो आई कलर को सेट हो जाएगा। देन ये था आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस की जो अल्टरनेट फॉर्म है वो हमेशा एक उस ट्रेट की प्रेजेंट होती है, और जो भी ट्रेट उसमें डोमिनेंट होता है उस हिसाब से आपका जो पर्टिकुलर ट्रेट है वो डिसाइड हो जाती है। अब हम नेक्स्ट स्टेज पे चलेंगे, जो आपकी नेक्स्ट स्लाइड है। तो नेक्स्ट जो अब हम आगे बढ़ेंगे वो है जेंडर डिटर्मिनेशन और सेक्स डिटर्मिनेशन। अब वो चीज़ कैसे होती है, स्पीकिंग अबाउट इट, फादर विच इज़ मेल contain XY chromosome, X and Y, and a female contain X and X both। अब जैसा मैंने बताया था कि हैप्लॉइड होते हैं और वो थोड़ा मतलब हाफ हो जाते हैं वाइल कमिंग टू डाउन, तो इधर 50% X एंड देन देर इज Y, दो गैमेट्स हो गए, देन देर इज X एंड देर इज X, ठीक है। तो जो एग है उसमें जो जीन्स हैं वो हमेशा एक्स ही होते हैं क्रोमोसोम्स, और जो फादर है उसके अंदर जो स्पर्म है उसमें आपका एक्स और वाई आपको दोनों देखने को मिलते हैं। अभी आगे हम बात करेंगे कि अब जेंडर कैसे डिस्क्राइब होगा। ये जेंडर जो है, जो आपका सेक्स है वो डिटरमाइन कौन करेगा, मेल करेगा, क्योंकि उसी के पास एक ऑप्शन है वाई का। अदरवाइज स्पीकिंग अबाउट द मदर पार्ट, उसके पास वो ऑप्शन ही नहीं है। एनी हाउ शी विल प्रोवाइड डबल एक्स, एक्स एंड एक्स, उसके पास डबल एक्स है वो एक्स एंड एक्स ही दे पाएगी, तो ये तो सेम ही रहेगा आपका। अब इधर से तो एक्स आएगा और अगर इधर से भी एक्स आपका आ जाता है दोनों साइड से, तो क्या होता है, एक फीमेल जीनोटाइप बन जाता है, तो जो बेबी होगा उसका सेक्स क्या होगा, फीमेल। देन अगर आपका इधर से वाई आता है और इधर से एक्स आता है, तो आपका जो जीनोटाइप है वो आपका बन जाता है मेल का, विच इज एक्स वाई। तो इस हिसाब से जेंडर डिटर्मिनेशन होता है और सेक्स डिटर्मिनेशन होता है बेसिकली इस प्रोसेस के थ्रू, जिसमें जो मेल है वो एक मेजर रोल प्ले करता है, फीमेल का इसमें कुछ रोल प्ले नहीं होता, उसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है अपार्ट फ्रॉम एक्स, बट द मेल हैव ऑप्शन ऑफ एक्स एंड वाई, हेंस द मेल विल डिसाइड द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग। अभी हम नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट पे हम बात करेंगे ट्विंस की। ट्विंस हमने बहुत सुना है जुड़वा बच्चों के बारे में, लेकिन ट्विंस कैसे होते हैं, कुछ ट्विंस ऐसे होते हैं जिन्हें हम
बिल्कुल एक दूसरे की कॉपी बोल सकते हैं, मतलब विच विल रिसेम्बल इन एवरी एस्पेक्ट। तो ऐसे जो ट्विन्स होते हैं उनको हम मोनोजाइगोटिक ट्विन्स बोलते हैं। कौन से ट्विन्स बोलते हैं उनको हम? मोनोजाइगोटिक ट्विन्स बोलते हैं। लेकिन कुछ ट्विन्स ऐसे होते हैं जिन्हें देख के भी ऐसा नहीं लगता कि वो जुड़वा भाई हैं या वो जुड़वा बहनें हैं। वो जो ट्विन्स होते हैं उनका सारा फीचर अलग होता है। ऐसे जो ट्विन्स होते हैं उनको हम बोलते हैं डायजाइगोटिक ट्विन्स। डायजाइगोटिक ट्विन्स। अब ये कैसे पता चलता है, मतलब ये होता कैसे है, इसके पीछे का रीज़न हम देखेंगे। जैसा डेफिनेशन अगर बात करी जाए तो मोनोजाइगोटिक ट्विन्स आर टू ऑफस्प्रिंग डेवलप फ्रॉम द सेम जाइगोट और वन जाइगोट। ठीक है, इसमें क्या होता है मोनोजाइगोटिक में, ये एक ही एग है, राइट? एक ही एग है, इसमें एक ही जो स्पर्म है उसने कांटेक्ट करा है, लेकिन ये आगे जाके दो पार्ट में बढ़ जाता है ऐसे करके, और ये दो ह्यूमन क्रिएट कर देता है। तो यहाँ पे जो जायगॉट जो था वो हमारा सिंगल था, हेंस मोनोजाइगोटिक। एंड आफ्टर द सेल डिफरेंशिएशन दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स को इसने प्रोड्यूस किया, तो एक जायगॉट से दो पर्सन बने। यहाँ पे हमारा एग भी एक रहेगा और हमारा स्पर्म भी एक ही रहेगा। देन स्पीकिंग अबाउट द डायजाइगोटिक ट्विंस, इसी वजह से इनके कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह सब सेम होते हैं, क्योंकि वो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, सिमिलर जीन्स उसके बच्चे के अंदर गए हुए हैं दोनों साइड से। कॉज जायगॉट के टाइम पे आपका जीनोटाइप तो फिक्स हो गया है और वो सेम सेम आगे पास ऑन होगा। अब वो सराउंडिंग्स पे कि किसको कैसा मिला तो थोड़ा बहुत उस वजह से डिफरेंस आता है। अगर हम एक मोनोजाइगोटिक ट्विंस को अलग भेज दें और एक को अफ्रीका भेज दें, मतलब जहाँ पे ज़्यादा धूप वगैरह होती है, और एक को हम बिल्कुल अपर जो आपका ये आर्कटिक रीजन है उस साइड पे अगर हम भेज दें, तो वहाँ पे क्या होगा कि डिफरेंस आ जाता है। क्यों? क्योंकि उधर सनलाइट कम है तो वो थोड़ा गोरा मिलेगा। देन ट्रॉपिक पे है बिल्कुल, क्या कहते हैं, इक्वेटर पे अगर किसी कंट्री में एक मोनोजाइगोटिक को भेज देंगे तो सराउंडिंग्स की वजह से उसका थोड़ा स्किन कलर डार्क हो जाएगा, एडेप्टेशन के लिए मेलनिन कंटेंट ऊपर आ जाएगा, तो वो तो एक टोटली डिफरेंट बात है। बट वो प्रॉपर सेम होते हैं इवन इट्स टॉक अबाउट जीन्स या जीनोटाइप। देन देर आर डायजाइगोटिक ट्विंस। डायजाइगोटिक ट्विंस क्या होते हैं? आर द टू ऑफस्प्रिंग दैट डेवलप फ्रॉम टू सेपरेट जाइगोट्स। इधर आपके एग भी अलग है, दो एग हैं और दो ही आपके स्पर्म है, लेकिन ये वॉम्ब में एक टाइम पर है। वॉर्म में एक मतलब मदर प्रेग्नेंट इन दोनों से एक ही टाइम पे है, लेकिन दोनों का सेपरेट सेपरेट है। अब इनका जो जेनेटिक कोड है, इनका जो जीनोम है, वो भी इनका डिफरेंट है, दोनों का ही डिफरेंट है। मतलब यूनिफॉर्म है बट डिफरेंट है, मतलब जीनोटाइप इनका थोड़ा डिफरेंट होगा। ये मेल भी हो सकता है, ये फीमेल हो सकती है, अगेन हो सकता है इधर एक्स एक्स हो, इधर एक्स वाई हो। लेकिन अगर मोनोजाइगोटिक था तो मोनोजाइगोटिक में तो एक ही ऑप्शन है, या तो दोनों बच्चे एक्स एक्स होंगे या दोनों बच्चे एक्स वाई होंगे। तो इस हिसाब से चीज़ें चलती हैं। यहाँ पे चांसेस होते हैं प्रॉपर डिफरेंस आने के। जो बच्चे ऐसे होते हैं जो फेटर्नल ट्विंस जिन्हें हम बोलते हैं, फेटर्नल ट्विंस इन्हें बोलते हैं, इनका प्रॉपर लगता नहीं है कि वो ट्विंस है, हर फीचर उनका डिफरेंट होता है। एंड मोनोजाइगोटिक बहुत इजीली पता चल जाते हैं, उन्हें हम आइडेंटिकल ट्विंस भी बोलते हैं, जैसे एक दूसरे की कॉपी होते हैं। अभी जेनेटिक कॉम्पोजिशन की बात करेंगे, जैसा मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस जो हैं वो सेम फर्टिलाइज्ड एग से हैं, तो देर शेयर द सेम डीएनए, उनकी जो जेनेटिक कॉम्पोजिशन होगी वो सेम होगी, डीएनए उनका सेम होगा। लेकिन स्पीकिंग अबाउट द डायजाइगोटिक ट्विंस, वो अलग अलग है, मतलब वो अलग एग अलग स्पर्म, दोनों में टू स्पर्म्स और टू एग से जो बने होते हैं अलग अलग, देयर फॉर उनका डीएनए सेम नहीं होता, क्योंकि उन्होंने वो अलग अलग जायगॉट की फॉर्मेशन है। जब सिंगल जायगॉट से फॉर्म होगा तो उनका डीएनए सेम होगा। देन प्लासेंटा की अगर बात करेंगे तो जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं उनके प्लासेंटा तो डिफरेंट होते हैं, जो मदर से बेबी को एक कनेक्शन देते हैं फॉर द सेक ऑफ नरिशमेंट, प्लासेंटा हम उसे बोलते हैं। वो आपका
इसमें क्या कहते हैं, मोनोजाइगोटिक में प्लासेंटा डिफरेंट होगा, लेकिन एमनियोटिक फ्लूइड जो है जिसमें बच्चा रिलाई करेगा वो आपका सेम होगा। मतलब उसमें अगर हम बात करेंगे तो बच्चा ऐसे होगा, ये आपका एमनियोटिक फ्लूइड है, एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर एक इधर एंड देन देयर विल बी प्लासेंटा एंड देयर विल बी डिफरेंट प्लासेंटा, तो दोनों बच्चे इस तरीके से उसमें आपके डेवलप करेंगे। और मोनोजाइगोटिक में तो एमनियोटिक फ्लूइड भी अलग होगा, सॉरी डायजाइगोटिक में, अगर हम डायजाइगोटिक की बात करेंगे तो उसमें आपका एमनियोटिक फ्लूइड भी जो है वो अलग होगा, एक प्रॉपर इधर चल रहा है, एक प्रॉपर इधर चल रहा है प्लासेंटा के हिसाब से, उसमें कोई उनका कनेक्शन नहीं है आपस में, वो सेम एमनियोटिक फ्लूइड को शेयर नहीं करेंगे। देन कॉज की अगर बात करें तो ये तो जायगोट की स्प्लिटिंग से होते हैं मोनोजाइगोटिक वाले, और डायजाइगोटिक तो ऑब्वियसली सेपरेट एग फर्टिलाइज कर रहे हैं सेपरेट स्पर्म से, तो उस वजह से होते हैं। जेंडर मोनोजाइगोटिक में हमेशा सेम होगा, डायजाइगोटिक में डिफरेंट हो सकता है, मैंने बता दिया है पहले। अपीयरेंस ऑफ द ट्विंस मोनोजाइगोटिक सेम दिखेंगे, डायजाइगोटिक नहीं दिखेंगे इतना सेम, वो नॉर्मल भाई बहन भी लग सकते हैं, नॉर्मल भाई भाई भी लग सकते हैं। देन कैरेक्टरिस्टिक की अगर बात करें तो मोनोजाइगोटिक के चांस ज़्यादा होते हैं कैरेक्टर्स के सेम सेम होने के, डायजाइगोटिक के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उन वो सेम नहीं होते, दे कैन बी डिफरेंट। अभी अगर हेरिडिटी की बात करें, हेरिडिटी की बात करें तो जो डायजाइगोटिक ट्विंस हैं वो हेरिडिटरी हैं, और जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस हैं वो हेरिडिटरी नहीं होते, क्योंकि ये बॉडीली फीचर पे डिपेंड नहीं करते, ये एक सेल के डिवीजन पे डेवलप डिपेंड करते हैं मोनोजाइगोटिक। और जो डायजाइगोटिक है वो हेरिडिटरी इस रीजन से हो सकते हैं कि हो सकता है कि पीछे से ही जीन्स ऐसे आए हों दैट दे विल फीमेल विल प्रोड्यूस 2 eggs एट अ टाइम और समथिंग लाइक दैट, वो एक डिफरेंट पार्ट है, तो वो बायोलॉजिकली डिस्पोजिशंस भी हो सकती हैं उसकी, तो इसलिए ये वाला हेरिडिटरी है, ये वाला हेरिडिटरी नहीं है। ये था अभी मोनोजाइगोटिक ट्विंस के बारे में सब कुछ। इसके बाद आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हो, आई एम प्रिटी श्योर अबाउट इट। देन अभी हमारा सेकंड फैक्टर है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो एनवायरनमेंट में वो सब कुछ आता है जो हमें सराउंड कर रहा है, वेदर इट इज़ लिविंग, वेदर इट इज़ नॉन लिविंग, वेदर इट इज़ टेम्परेचर, वेदर इट इज़ विंड, वेदर इट इज़ माउंटेन, जो भी है वट सो एवर इट इज़, वेदर इट इज़ वर्क प्लेस एटमोसफेयर, वो सब आपका एनवायरनमेंट के अंडर आता है, बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। अभी एनवायरनमेंट कैसा हो सकता है आपका, फिजिकल हो सकता है, सोशल हो सकता है, मोरल हो सकता है, इकोनॉमिकल हो सकता है, पॉलिटिकल हो सकता है, कल्चर हो सकता है, इमोशनल हो सकता है। फिजिकल में आपका ऑब्वियसली जो हम टच कर सकते हैं, जो हम देख सकते हैं, जो दीवारें हैं, टेम्परेचर है, ये सारा। सोशल में किस सोसाइटी से हैं, किस हिसाब का आपका सोसाइटी के थ्रू आपकी सोसाइटी का एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रही है, वो सब। मोरल में जो आपका मोरालिटी से रिलेटेड आ जाएगा। इकोनॉमिकल में कि आप बीपीएल के अंडर हैं, या आपके घर की फाइनेंशियल हालत कैसी है, आपका किस तरीके का लाइफ चल रही है उधर, आपकी स्कूलिंग कैसी है, वो सारा मतलब उसमें आ जाता है। देन स्पीकिंग अबाउट द पॉलिटिकल, पॉलिटिकल मतलब कुछ मतलब कुछ कंट्रीज ऐसी होती थी पहले कि वहाँ पे आपकी वो चलती थी, मोनार्की चलती थी, तो उसमें कैसी डेवलपमेंट हो सकती है, वो भी डिफरेंट होता है, एक डेमोक्रेटिक से है और एक आपका अगर मोनार्की से किसी उसको क्या कहते हैं पर्सन को आप लेके आओगे, तो उन दोनों का ऑब्वियसली एनवायरनमेंट डिफरेंट है और उस हिसाब से उनकी डेवलपमेंट होगी। देन देयर इज कल्चर, कल्चर डिफरेंट कल्चर, एवरीबडी है उस हिसाब से डेवलपमेंट। एंड देन देयर इज इमोशनल, इमोशनल मतलब हर किसी इंसान का जो इमोशन क्वेश्चन है या जो इमोशनल स्टेट होती है वो डिफरेंट होती है। तो आपका इमोशनल इन्वायरमेंट कैसा है, बाहर का भी, इनफैक्ट अगर बाहर की भी बात करी जाए तो कुछ बच्चों की फैमिलीज़ में इतना अच्छा इमोशनल सपोर्ट नहीं होता, कुछ बच्चों की फैमिली में बहुत अच्छा होता है, तो वो भी आपका इमोशनल सपोर्ट के अंडर आता है। अगर आप एक अच्छा इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे तो, और उसका इमोशनल जो एक मतलब बच्चे को अगर बिलोंगिंगनेस की फीलिंग होगी और उसका जो इमोशनल एनवायरनमेंट है वो अच्छा होगा, तो ऑब्वियसली एक बच्चा बेटर डेवलप करेगा रादर देन एक ऐसा बच्चा जो एब्यूजिव उसमें रहा है इमोशनल एनवायरनमेंट में, जो मतलब एक बच्चे के ऊपर, जैसे हम ऑर्फनेज वाले बच्चों की बात करेंगे, उनको उस लेवल का इमोशनल एनवायरनमेंट नहीं मिलता जो एक नॉर्मल बच्चे को मिलता है।
तो उस वजह से भी उनकी जो डेवलपमेंट है उस पे अफेक्ट आता है। तो इट्स अ टीचर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कि बच्चे को इमोशनल एनवायरनमेंट भी वो देने का ट्राई करे, घर वालों से बात करके, या फिर मतलब अगर घर पे कुछ ठीक नहीं है तो घर वालों से बात करके करे, या फिर वो खुद भी उसे इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करे, तो वो भी उसके अंडर आता है, एनवायरनमेंट के अंदर। देन अभी जो मैंने इतना पढ़ाया हेरिडिटी और एनवायरनमेंट को लेके, उसको पढ़ाने का मेजर रीज़न आपका इधर है, विच इज़ अ नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट, विच सेज कि जो एक बच्चे की पर्सनैलिटी है या जो एक बच्चे की डेवलपमेंट है, अगर वो नेचर वाले कॉन्टिनम पे आप जाओगे तो ये कहते हैं कि ये प्रॉपर बायोलॉजिकली डिटरमाइंड है, राइट? मतलब वो स्टैटिक है, वो वैसी ही रहेगी, डिटर्मिनिज्म में वो फॉलो करेंगे। देन अगर हम बात करेंगे नर्चर वाले पोर्शन की, तो नर्चर वाले लोग बोलेंगे कि जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट उसकी डेवलपमेंट को ज़्यादा अफेक्ट करेगा कंपेरेटिव टू दिस नेचर वाला पार्ट। तो आगे हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। नेचर रिफर्स टू एन इंडिविजुअल्स इनेट क्वालिटीज, और इन लोगों को हम क्या बोलेंगे, इस थॉट को हम क्या बोलेंगे, नेटिविज्म। नेटिव क्या होता है कि हम कहाँ के नेटिव है, समथिंग लाइक दैट, जो हमारे अंडर है। तो ये क्या होता है कि ये बोलते हैं कि नेचर वही है कि जितनी भी इंडिविजुअल की क्वालिटी है वो इनेट है, ना कि बाहर से। अब नर्चर वाले जो लोग बोलते हैं वो बोलते हैं पर्सनल एक्सपीरियंसेस, और इम्पेरिसिज्म और बिहेवियरिज्म वाले जो लोग होते हैं, ये लोग बोलते हैं पर्सनल एक्सपीरियंसेस, कि इंसान जो है वो एक्सपीरियंस से बना है। एक आपके जे भी मतलब कुछ बिहेवियरिस्ट ऐसे आए हैं जिन्होंने ये बोला है कि आप इंसान को कुछ भी बना सकते हो, उसके नो मैटर वो कहाँ से है, डजेंट मैटर कि वो एक बड़ी फैमिली से है या वो एक लोअर बैकग्राउंड से है। आप बच्चे को क्वालिटीज़ दो, आप बच्चे को एनवायरनमेंट अच्छा दो, बच्चा अपनी कैपेबिलिटीज से ऊपर जाके दिखाता है, वो अच्छे से डेवलप होता है। तो ये नेटिविस्ट बोल रहे हैं। और नर्चरिस्ट ये बोल रहे हैं कि आप अगर एक डम्ब, मतलब जिसके माँ बाप अगर इंटेलिजेंट हैं या डम है, कुछ भी लगा लो, सपोज उसके पास इंटेलिजेंस का जीन है। अभी क्या होती है कि माँ बाप दोनों बहुत इंटेलिजेंट हैं, तो बच्चा इंटेलिजेंट होगा ही होगा, चाहे तुम उसे किसी भी इन्वायरमेंट में फेंक मतलब रख दो। ये वाले लोग बोलते हैं, कौन, नेचर वाले, कि अगर माँ बाप हैं, उसको माँ बाप से मिली है ये चीज़, तो वो वहीं पे रहेगी। आप उसको किसी भी एनवायरनमेंट में बिठा दो, अगर वो ऑर्फनेज में भी है, उसको कोई सर्विस नहीं मिल रही है ढंग से, उसको कोई एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है, लेकिन वो बच्चा खुद को, वो बच्चा इंटेलिजेंट ही रहेगा। तो ये दोनों एक्सट्रीम्स पे हैं। एक बोलता है कि सब कुछ पहले से डिसाइडेड है, नेचर ने कर दिया है। दूसरा बोलते हैं कुछ भी डिसाइडेड नहीं है, तुम क्या एनवायरनमेंट दोगे, कैसे उसके साथ डील करोगे, वो मेजर आपका इफेक्ट करेगा। देन ये जो है नेचर वाले किस पे ध्यान देंगे, बायोलॉजिकल एंड फैमिली फैक्टर्स। एंड जो आपके नर्चर वाले हैं वो किस पे ध्यान देंगे, सोशल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। अभी नेचर क्या है, नेचर इज योर जीन्स, राइट? द फिजिकल एंड पर्सनैलिटी ट्रेट डिटरमाइंड बाय योर जीन्स stay the same irrespective of where you were born or raised, which I have अभी मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी कि ये लोग क्या बोलते हैं। एंड देन नर्चर रिफर्स टू योर चाइल्डहुड और हाउ यू वर बॉट अप। समवन कुड बी born with genes to give the normal height, but माल न्यूट्रिशन या माल नरिश चिल्ड्रन जो होगा, उसके साथ सीन क्या होगा कि उसकी जो ग्रोथ है वो स्टंटेड ही होगी, राइट? अगर हम बच्चे को खाना नहीं मिल रहा है ढंग से, तो वो डेवलप कहाँ से कर जाएगा, उसे ग्रोथ कहाँ से मिल जाएगी। ये बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि प्रॉपर ही इसी के थ्रू है, ये बोल रहे हैं कि प्रॉपर आपका नेचर के थ्रू डिटरमाइंड है। अब ये दोनों एक्सट्रीम्स है। जो एक्चुअल जो हमारा एक डेवलपमेंट होती है वो इंटरेक्शन के थ्रू होती है, जिसको हमारे वुडवर्थ ने दिया था, एक साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने दिया था, वुडवर्थ ने, इन्होंने दिया था इंटरेक्शनिस्ट मॉडल ऑफ नेचर वर्सेस नर्चर। इसके अंडर ये बोलते हैं कि ना तो नेचर ही सब डिसाइड कर रहा है, ना ही नर्चर सब डिसाइड कर रहा है। डिसाइड कौन कर रहा है, दोनों का इंटरेक्शन। किसी भी एक चीज़ को हम डिनाई नहीं कर सकते, दोनों चीज़ें आपकी साथ के साथ चल रही हैं। जैसे आपको अभी लिमिट के बारे में मैंने आपको बताया कि जीन एक लिमिट सेट कर देता है कि अगर माँ बाप की हाइट ज़्यादा शॉर्ट है तो बच्चे की एवरेज से ऊपर नहीं जाएगी, उसको तुम कितना ही खिला दो,
तुम उसे कितना ही अच्छा एनवायरनमेंट दे दो वो नहीं जाएगी उससे ऊपर, कितना ही उसको खिला दो, कितना ही उसे खेल कूद में डाल दो, कितना ही उसे लटका दो, वो उतनी ही रहेगी। लेकिन कुछ हद तक ये चीज़ें अफेक्ट करेंगी। सपोज एनवायरनमेंट उसको ठीक नहीं मिला, एनवायरनमेंट उसको ऐसा मिला कि खाना भी उसे नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, जो चाइल्ड है वो माल नरिश्ड है, तो उधर भी जो उसकी ग्रोथ है वो स्टंट होगी, और उधर भी उसकी जो डेवलपमेंट है वो रुकेगी। तो दोनों जब जब एनवायरनमेंट एक ऑप्टिमम लेवल का या अच्छा मिल रहा है, तो वो नो डाउट इफेक्ट करता है हमारी डेवलपमेंट को, लेकिन एक सेट लिमिट के अंडर, व्हेन इट्स कम टू बायोलॉजिकल थिंग्स। अभी पर्सन इज इक्वल टू हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट, तो 1% टोटल किस चीज़ का बना हुआ होता है, कुछ हद तक अपनी हेरिडिटी का, और कुछ हद तक जैसे वो एनवायरनमेंट के साथ रिएक्ट करती है। और बोथ आर इक्वली एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट। अगर उसके पास हेरिडिटी नहीं है तो एनवायरनमेंट अकेला काम नहीं कर सकता, अगर उसके पास एनवायरनमेंट नहीं है तो आपकी हेरिडिटी भी अकेले काम नहीं कर सकती। तो बोथ इज इक्वली एसेंशियल, बट वर्क ऑन द इंटरेक्शन, मतलब वर्क वाइल इंटरेक्टिंग टू ईच अदर, नॉट सेपरेटली। अभी हम आगे बात करते हैं, जो है हमारा आज का एंड। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज मैंने 2 टॉपिक आपके कवर करा दिए। अगर बात की जाए तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया है कि आज आपके ये 2 टॉपिक कवर हो गए हैं, तो हेंस हमने 3 टॉपिक जो हैं सीडीपी के आज प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट में हम आपका एक तो ट्राई करेंगे कि ये 2 टॉपिक को हम कवर कर पाए, वरना एक तो हम फॉर श्योर करेंगे ही। तो कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिए। रिस्पॉन्स के हिसाब से मेरे को आगे भी अभी कुछ नई नई चीज़ें लेके आनी है। मैं सोच रही हूँ इसमें आगे एमसीक्यूज़ वगैरह भी ऐड की जाए, प्रैक्टिस करी जाए, या फिर आपके लिए लाइव क्लासेस भी अभी लगाई जाएं। तो बने रहिए मेरे साथ। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।